Assalamu alaikum students. Today my topic of presentation is normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट कंसेप्ट दूंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे ताकि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ठीक से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हमारे पास इससे पहले हम पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि हम इससे पहले कर भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी डिवाइड द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू देयर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जो स्टैटिस्टिक में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम किसी भी वेरिएबल का डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनको जब उनकी क्वालिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वेरिएबल्स कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं स्टैटिस्टिक में। जब आप अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से आप उनकी हाइट का डेटा लेते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स का, उनकी अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब टीचर्स हैं या वर्कर्स, उनकी इनकम का, सैलरीज़ वगैरह हो जाती हैं, एज, वेट, डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटी मिकदार, मार्क्स हैं तो हाइट है, इनकम, ये आपके पास नंबर्स में आएंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या है, जैसे कि आप क्वालिटी, यहाँ पे क्या है, क्वालिटी को आप डिस्कस करते हैं। अब क्वालिटी क्या है, ब्लू आइज़ आपका वेरिएबल हो सकता है। आप अपनी पॉपुलेशन में जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं या आप टीचर्स हैं या कोई भी आपके पास पॉपुलेशन है आप उनकी जो है ब्लू आइज़ के लिहाज उनकी ग्रुपिंग कर सकती हैं। ब्यूटीनेस, कलर्स ऑफ हेयर्स, आईक्यू लेवल, ओपिनियन, इंजरीज़ वगैरह, ठीक है। इंजरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट के बाद या किसी तरह से भी कोई चोट आती तो आप क्वालिटेटिव वेरिएबल में कह सकती हैं सिवियर इंजरी, नॉट इंजरी, ठीक है। इस लिहाज से आप कैटेगराइज कर सकती हैं। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हम कैटेगराइज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसमें हम क्वालिटी को कंसिडर करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है तो डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे कि हाइट है, तो हाइट एक वेरिएबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स की हाइट ले लेते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपकी क्लास का डेटा ले लेते हैं, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। तो हाइट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनकी 4.5 इंच मतलब इस तरह कोई हाइट है, इस तरह कुछ की 5 में आती है, कुछ की 6 में हाइट है। तो हम ऐसा करेंगे, जिनकी हाइट 4 में उनकी अलग ग्रुपिंग कर देंगे, जिनकी हाइट 5 में उनकी अलग ग्रुपिंग कर देंगे, और इस तरह जिनकी हाइट हमारे पास 6 में है कुछ पॉइंट में तो हम उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। अब मार्क्स आपको इस मार्क्स भी एक वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट्स हमारे पॉपुलेशन थे और हमने उनका डेटा जो है, हमारे पास क्या वेरिएबल है, हम उनके स्टूडेंट्स की जो है मार्क्स के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब मार्क्स, एक क्लास में टेस्ट हुआ है, स्टैटिस्टिक का फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट हुआ है, अब 15 मार्क्स का है टोटल या 20 का है या जो भी है, तो व्हाट्सएवर अब हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्क्स को अब अकॉर्डिंग टू अ सेम कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 2 हैं, ठीक है, 2 मार्क्स आए हैं, तो उनकी ग्रुपिंग अलग कर दी जाएगी। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 मार्क्स लिए, उनको एक ग्रुप में कर दिया जाएगा। इस तरह 5 मार्क्स वालों को एक ग्रुप में कर दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 10 स्टूडेंट हैं उनके 5 मार्क्स आए हैं तो वो एक ग्रुप हो जाएगा। इस तरह इनकम और सैलरी की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर्स का हम ले लेते हैं डेटा। कुछ टीचर्स हैं जिनकी सैलरी 60,000 है, किसी की 50,000 है। हम अगर इनको ग्रुपिंग करेंगे तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकम और सैलरी की, ये इनकम और सैलरी वेरिएबल हैं, ठीक है। और सैलरी और इनकम वेरिएबल वो होते हैं जो कि वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सम टाइम आप कोई न्यूमेरिकल करते हो, आप म्यू की वैल्यू ले लेते हो तो वो उस टाइम वो
थ्रू आउट द क्वेश्चन वो कांस्टेंट रहती है। ई की वैल्यू आपने पाइजान में ली 2.178 समथिंग जो भी था, अब वो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इसके नाम से ही है कि वेरी, चेंज करता है। तो वो इनकम और सैलरी जो है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट टीचर्स आप ले लेते हैं, डिफरेंट वर्कर्स वगैरह ले लेते हैं। अब जिनकी सैलरी जो है 15,000 है पर मंथ, तो उनकी ग्रुपिंग अलग कर देंगे उन वर्कर्स की। जिनकी 20,000 उनकी ग्रुपिंग। इस तरह एज, वेट, डिमांड, सप्लाई, ब्लू आइज़, जिन जिन स्टूडेंट्स की ब्लू आइज़ है हम उनको एक ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम अपने मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेनेंसी में पढ़ा था स्टूडेंट। यहाँ पे आप जैसे करते हैं, आपके पास क्या एक्स एक वेरिएबल है और आप ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका डेटा है ब्लू आइज़ का, क्वालिटेटिव डेटा ले लेते हैं, ये है ब्लू आइज़ वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं ना। तो ब्लू आइज़ तो एक वेरिएबल है और ये कहाँ ब्लू आइज़ किसकी कर रहे हैं? डेफिनेटली आप किसी एनिमल की नहीं कर रहे, किसी चेयर की तो नहीं कर सकते, किसी वॉल की नहीं कर सकते। क्या मतलब नॉन लिविंग थिंग की तो ब्लू आइज़ नहीं होती ना। तो आप का जो पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं और कोई भी पर्सनस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है कि आप अब यहाँ पे आप जो है ब्लू आइज़ को देखिए, अब ये पास क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है हम इसको डायरेक्ट जो है वो नंबरिंग में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। तो ब्लू आइज़ आप भी फॉर एग्जांपल आप यूँ इसको दे सकते हैं कि इसको कैटेगराइज्ड करेंगे आप, इस तरह के टेबल में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप ब्लू आइज़ को जैसे आप कह देते हैं कि ब्लू आइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 में आप यहाँ पे लिखेंगे, सेमेस्टर 2 में आप जो है वो बता देंगे कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ब्लू आइज़ है। इस तरह सेमेस्टर 1 में करेंगे, फिर सेमेस्टर 2 में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लू इस तरह का टेबल जो होता है वो हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसकी जगह क्या करना है, अगर इस तरह का टेबल आपको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स, ठीक है। जब हम एक्स वेरिएबल हमारा मार्क्स है तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास मार्क्स हैं ये और ये फ्रीक्वेंसी, अगर ये मार्क्स हैं तो मार्क्स जो है नंबर ऑफ़, ये एफ़ जो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू ले लेते हैं, 2 मार्क्स। तो क्लास में 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे, डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स का कॉलम है, ठीक है, स्ट्रेंथ को शो करता है, ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड। 5 स्टूडेंट्स हैं तो ये 2 मार्क्स उनके आए हैं। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स कर लेते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह ये डेटा चलता जाएगा। और ब्लू आइज़ का किस तरह को हम कैटेगराइज्ड करते हैं, हम उनको जिनकी ब्लू आइज़ हैं, ब्लैक आइज़ हैं, इस तरह हम ब्लू आइज़ वालों को 0 नंबर दे देते हैं, बाकी को हम 1 नंबर देते हैं। इस तरह हम ये ब्लू आई हम क्वालिटेटिव डेटा की एक अलग सा प्रोसेस है, ठीक है, सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे आप ये समझें कि हमने अगर एक क्लास में हमने करना है तो ब्लू आइज़ वालों की अलग ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह आई कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक कलर डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कर दें आइज़ कलर, हम इस लिहाज से कैटेगरीज कर देते हैं, ठीक है, ब्यूटीनेस, कलर्स ऑफ हेयर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइजॉन में भी हम कर चुके हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइप्स, टू टाइप binomial probability distribution, Poisson probability distribution, and continuous probability distribution has a type of normal probability distribution। तो अब हम ये कर रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल। अब सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह करते हैं, यानी कि मेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन कंसेप्ट क्या है। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, देखिए ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स
डिस्क्रीट नहीं होता ना, कंटिन्यूस होता है, रेंज की फॉर्म में होता है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन का भी साइन यूज़ होता है, और एक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होती। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and standard deviation sigma if its probability function is, हमारा जो फिर इसका probability PDF जिसको हम कहते हैं, ठीक है, PDF, ये किसका PDF है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। f of x 1 by sigma under root 2 pi e minus raised to power minus x minus mu का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे इस तरीके लिखने का ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि ये जो 2 जब ऊपर और नीचे अप्लाई होगा तो ये जो 2 है स्क्वायर जो है इस पे तो अप्लाई हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ पे देखें एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जब नीचे अप्लाई हुआ है तो इस पर कट गया तो पीछे 2 सिग्मा स्क्वायर। मोस्टली हम जो अपना PDF है वो इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये हम अपना PDF लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कि एक मेन चीज़ समझे, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी आप प्रैक्टिस इंटरनेट से कर लें, इंटरनेट से इमेजेस वगैरह हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, एक तो ये बेल शेप होती है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर्व कर लें तो ये बेल शेप। अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये सेंटर में हमारे पास जो लाइन होती है यहाँ पे म्यू भी लाई करता है, मीडियन भी लाई करता है, मॉड भी लाई करता है। ये मैथ्स में जो है एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये नंबर लाइन पे बना हुआ नॉर्मल कर्व, ये नेगेटिव साइड्स होती है और ये पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये रिजेक्शन रीजन होता है और ये अंदर का एरिया एक्सेप्टेंस रीजन होता है। अभी है हम हाइपोथेसिस वगैरह नहीं कर रहे। हाइपोथेसिस वैसे ये टॉपिक आप कर चुके हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस में हम रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को लेते हैं क्योंकि वो उसकी असम्पशन है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल कर्व को समझेंगे और कर्व किस टाइप के होते हैं और कर्व स्टैंडर्ड डेविएशन और जो म्यू है उसके लिहाज से कर्व का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। अब वो आगे हम करेंगे। अब ये जो एरिया है ये कर्व, इसको सिमेट्रिकल कर्व भी कहते हैं क्योंकि नॉर्मल मीन सिमेट्रिकल, क्योंकि इसका जो मीन से यहाँ तक का डिस्टेंस और मीन का यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। ये 0.5 कंसिडर होता है। अब यहाँ पे अक्सर हम लोग 0 नहीं लगाते, लेकिन 0 कंसिडर करें 50% एरिया इधर, 50% एरिया इधर, ठीक है। तो टोटल आप अगर देखा जाए तो देखें 0.5 और 0.5 को अगर आप प्लस करें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, ठीक है। आगे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी समझेंगे जिसमें हमारे पास सिग्मा 1 होता है और म्यू 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अबव कर्व गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी लिमिटिंग फॉर्म है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास NP इज इक्वल टू म्यू। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर है? 2। एक होता है मीन, उसका मीन क्या है? पैरामीटर की तो चले बात नहीं करते हम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? NP है, ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे म्यू हमारे पास किसका मीन है? नॉर्मल का मीन है। और ये किसका? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। और दोनों आपस पे दोनों इक्वल हैं। सम टाइम हमें क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना होता है, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली मीन गिवन नहीं होता, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जब आपस में इनकी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास मीन आ जाता है, ठीक है। अब हमने ये बात क्यों की कि वाई it is the normal distribution is the limiting form of binomial distribution because here is a formula z is equal to x minus np divided by स्क्वायर रूट NPQ। देखिए ये तो बाइनोमियल को आप देख लें। यहाँ हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। हम डाइस पे करते हैं, कॉइन्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमें चाहिए होते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एक्सेट्रा, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है, इवेंट्स वगैरह अक्कर करने का। तो ये हमारे पास बाइनोम, ये नंबर x क्या नंबर ऑफ़ सक्सेस वगैरह है, तो रैंडम वेरिएबल x जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये किसका है, लेकिन हम इसको इक्वेट करते हैं z से। z किसका वेरिएबल है? नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ
लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी वो है कंसिडर हो रही है तो हम उससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इज़ लार्ज। अब हमारे पास ये एक बात, दो बातें और समझें, ठीक है। डेफिनेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इज़ लार्ज एन गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एन गोज़ टू इन्फिनिटी होगा, लेस नहीं होगा। अच्छा, एक और पॉइंट कौन सा, ये भी आपका पॉइंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पी एंड क्यू आर नॉट कंसिडर टू बी स्मॉल। हमारे पास अगर पी और क्यू की बात हो रही है, क्योंकि देखें हमने कहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है, तो सम टाइम हमारे पास क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि हमें ये इस तरह के फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पी और क्यू की जो फॉर्म है, पी और क्यू की जो वैल्यूज़ होंगी वो मतलब ज़्यादा स्मॉल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई पैरामीटर होता है। पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है जिसको म्यू, वही उसका वेरिएंस है, वही उसका मीन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते हैं एन एंड पी, ठीक है। और इस तरह अब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पैरामीटर, देयर आर टू पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड आपको पता है कि वी कैन गेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द वेरिएंस एंड वेरिएंस वी फाइंड आउट वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरह से आप सेम समझ लें कि समटाइम हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो अगर ये गिवन हो तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं वेरिएंस। अगर हम सम टाइम हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत होती है तो हमें वेरिएंस गिवन हो तो हम स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये कट जाता है, वैल्यू भी डेफिनेटली उस लिहाज से चेंज हो जाती है। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, हम एक डिफरेंट तरीके से प्रॉपर्टीज़ करेंगे। स्टेटमेंट की सूरत में इतना नहीं करते, हम ग्राफ की सूरत में इसको समझेंगे प्रॉपर्टीज़ को, ताकि आपको जल्दी समझ आए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि हमारे पास मीन और वेरिएंस की हम बात कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक आप ये समझे, ये करैक्टरिस्टिक्स भी हैं पाई उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक बेल शेप्ड होता है, देखिए बेल घंटी की शेप का होता है। एरिया जो है सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे देखें मीन से यहाँ तक का एरिया और मीन से यहाँ तक का एरिया देखें हमारे पास क्या है 0.5 एंड 0. और जो स्टैंडर्ड होता है वो सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ठीक है इसका। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन है इसके ये डिफरेंट होंगे, जितने डिफरेंट होते जाएंगे लेस या ग्रेटर होते जाएंगे उतना ही हमारे पास कर्व की साइज़ भी चेंज होगा। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो होता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बता सकती हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यू मीन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्रॉपर PDF। दैट अब PDF में आपको ये हम अभी कर चुके हैं, दैट इज़ अब PDF में, अब PDF वाले हैं तो हमने क्वेश्चन करने नहीं है तो क्योंकि, लेकिन आप ये समझ लें कि अब PDF को ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है, PDF की जो बात कर रहे हैं, ये जो PDF है देखें एफ ऑफ एक्स, ये यहाँ पे तो डेफिनेटली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, सिग्मा की वैल्यू 2 पाई ई, ये जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद जब वैल्यू आएगी तो वो एफ एफ एक्स की वैल्यू होगी। तो वो यही बात कर रहा है कि आपके पास ये दो एजम्पशन है इसकी PDF के लिहाज से कि एफ एफ एक्स की वैल्यू या तो 0 भी आ सकती है और ग्रेटर दैन 0 होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है नेगेटिव नहीं हो सकती। ये इक्वल का साइन है कि 0 आ सकती है, फार्मूले में जो भी आप नंबर को भी वैल्यूज़ देते हैं तो कुछ भी जब आप कोई भी अमाउंट आपके पास क्वांटिटी आ जाती है तो वो 0 आ सकती है या उससे ज़्यादा। और दूसरा हमारे पास के टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी, वो अभी हम कर चुके हैं। मैंने कहा था ना मैं ग्राफ के ज़रिए आपको बताऊँगी, ठीक है। द मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम।
हमारा जो अभी ये हम करेंगे, हमारा जो मीन मीडियन मॉड होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेम होता है। अगर ये मीन की वैल्यू 0 है, मीडियन मॉड 0 तो वे सारे ही 0 होंगे। अगर मीन 2 है तो मीडियन भी 2, मॉड भी 2 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये मैं प्रॉपर्टी अभी नहीं कर रही, बताऊँगी आपको आगे। अच्छा, द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बात हम कर रहे थे। द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीन। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक छोटा सा कर्व, नॉर्मल कर्व बना हुआ, ये आपको नज़र आ गई लाइंस, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ हाइपोथेसिस में मैंने आपको समझाया था, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट होते हैं ये यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू भी लाई करती है ना, अल्फ़ा की वैल्यू। तो कहता है कि ये जो है हमारे पास मीन से, देखिए सेंटर में 0 है, वो मीन है, तो उससे यहाँ तक का डिस्टेंस और इससे यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे अभी फिर मैं आपको जब आगे आगे चलूँगी तो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पे आप देख लें, सॉरी यहाँ पे इस चीज़ को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको यूँ पढ़ते हैं। अच्छा, ये देखें मीन मीडियन मॉड, ये यहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पे स्टूडेंट लाई करेगा। अगर 0 है तो मीन भी 0, मीडियन मॉड भी 0। ये देख लें, मीन मीडियन मॉड शुड बी सेम, यानी कि ये प्रॉपर्टी है जो भी मैंने आपको बताई है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि मीन 5 है तो फिर ये मीन मॉड और मीडियन भी 5 होगा। अब यहाँ से हम कुछ और समझते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का जो नॉर्मल कर्व पे क्या इफेक्ट, और उसका नॉर्मल कर्व का क्या बिहेवियर होता है ड्यू टू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंट वैल्यूज़ आता है, ठीक है। अगर हमारे पास मीन जो है 20 है, यहाँ पे तो ऊपर हमारे पास 0 था ना, ठीक है, और हमारे पास सिग्मा कैट 10 है, तो ये कुछ कर्व इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। आप यूँ देख लें। अभी जाहिर सी बात है, हमने इसको कोई किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं तो वो आपके पास एक कर्व जो है एग्जैक्ट आ जाती है कि सॉफ्टवेयर में हम वैल्यूज़ पुट करके कर्व हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आप अंदाज़े से समझ लें कि सिग्मा 10 है और मीन जो है 20 है, तो नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह है, ठीक है। अच्छा, आपको सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो डिफरेंस को शो करता है, स्प्रेडनेस, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको कुछ इसके दूसरे नाम भी बताए थे। तो स्टैंडर्ड सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन चेंज हो रहा है ना, इनके फार्मूले में माइनस का साइन आता है। तो स्प्रेडनेस यानी फैलाव कितना, तो यूँ जो इसका जो फैलाव होता है ना, इसका ये जितना चौड़ा होगा, जितना लंबा होगा, ये इसका जो फैलाव है स्प्रेडनेस, ये कम ज़्यादा किसकी वजह से होती है, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू की वजह से, ठीक है। और ये ऊपर, ये जितनी ऊपर हो रही है, ऊपर जा रही नीचे आ रही है, ये मीन की वजह से हो रही है, ठीक है, मीन की वजह से। अब यहाँ पे देखें, स्टैंडर्ड डिवीजन गिव्स द स्प्रेडनेस ऑफ द कर्व, ठीक है। अब अगर हमारे पास मीन 20 ही है और सिग्मा हमारे पास क्या है 15 है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें ऊपर क्या था, ऊपर 10 था, तो यहाँ पे 15 है, तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये ज़्यादा, इसकी स्प्रेडनेस देखें ज़्यादा आ गई है, ये चौड़ा हो गया है। जितना ये चौड़ा होगा तो डेफिनेटली इतना ऊंचा भी नहीं लगेगा। ये देखें, ये कम चौड़ा था, विड्थ थी इसकी। नेक्स्ट स्टूडेंट आप समझे। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या है, सिग्मा 5 है, ठीक है। तो सिग्मा जितना लेस हो रहा है तो उतना ये कम चौड़ा होता जाएगा। अब मीन 20 ही है, तो यहाँ पे देखें, इसकी विड्थ देखें, इसकी स्प्रेडनेस देखें, और कम हो गई है, लेस स्प्रेडनेस ड्यू टू सिग्मा इक्वल टू 5। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो नॉर्मल कर्व की शेप है वो अकॉर्डिंग टू द वी कैन चेंज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है इनकी वैल्यूज़ की वजह से। सिम्पथेटिक टू द बेस लाइन, तो सिम्पथेटिक का मतलब ये कि अप्रोचेस जो है, अप्रोच करता है, ठीक है। तो इसको भी ज़रा समझ लें, करैक्टरिस्टिक्स है। ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। आप इसको देखें कि ये देखें, यहाँ से ये इसकी बेस लाइन है, नंबर लाइन, जो इसको टच नहीं कर रहा, ऊपर वाले कर्व टच नहीं कर रहा, तो इस चीज़ का ये मतलब है कि नॉट टच टू बेस लाइन, ठीक है। अब हम ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल्स मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास, ये देख लें, अब ये इस कर्व को पहले समझ लें
ये कर्व है हमारे पास। यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ से यहाँ का एरिया 50%, यहाँ का 50%। अब हम क्या करते हैं कि ये इधर से एक ले लेते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास Q1 हो गया, क्वार्टाइल 1। ये एरिया भी क्वार्टाइल 2 हो गया। अब यहाँ पे जो एरिया है, अब ये सारा एरिया वो था ना हमारे पास 50% था। तो जब हमने Q1 को किया तो ये 25% ये एरिया हो गया, 25% ये हो गया, 25% ये टोटल एरिया 100% है, ठीक है। और 25% ये होगा। तो Q1 और Q2 फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, और हमारे पास क्या है सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये है थर्ड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल है। और यहाँ पे हमारे पास Q2 होगा जिसको मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है सेकंड क्वार्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अब इनका रिलेशनशिप Q3 माइनस मीडियन, Q3 माइनस मीडियन का जो वो होगा एक्सप्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, मीडियन एंड माइनस Q1। अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आएगी तो इधर जब हम पुट करेंगे मीडियन और Q1 की वैल्यू तो माइनस करेंगे, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन एक फार्मूला है जो कि डिस्पर्शन के यूनिट में होता है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन भी स्प्रेडनेस को चेक करता है, मतलब डेटा की स्प्रेडनेस जो हो जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल इस बात का मैं आपको यूँ कंसेप्ट समझाती हूँ कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके 2 हिस्से हैं वो क्वार्टाइल डेविएशन के इक्वल हो जाएंगे, इस तरह होगा, ठीक है। अब मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 3/4 है या 4/3। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा 4/3 नहीं है। द मीन डेविएशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमारे पास जो मीन डेविएशन है ये भी हमारे पास क्या है, वेरिएशन चेक करने का फार्मूला है, डिस्पर्शन के टॉपिक में है। तो ये किसके 4/5 ऑफ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके उसके अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के 5 हिस्से करते हैं तो उसके चौथा हिस्सा जो उसका 4th पार्ट तक हमारे पास ये क्या है मीन डेविएशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 5, अब हमारे पास यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन वाला भी अगर टॉपिक है, अगर प्रॉपर्टी, तो मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। बाकी यहाँ पे बस ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लास्ट इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये देखें लास्ट प्रॉपर्टी है नॉर्मल कर्व अबाउट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपको ज़रा डीपली समझना होगा। देख लें यहाँ पे, मैं इससे पहले कि थोड़ा सा यहाँ से आपको समझा देती हूँ, लेकिन बात एक ही है। हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं। द वे एनी नॉर्मल कर्व स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स मीन इज़ इंडिकेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है। अबाउट, यहाँ पे ये बात पता है क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल कर्व की जो स्प्रेडनेस आती है, स्प्रेडनेस उसकी वो अभी मैंने आपको बताया ना, उसकी चौड़ाई कम ज़्यादा जो हो रही है उसकी मीन से, वो इनकी ये एरिया ये जो एरिया की मतलब ये एरिया है वो इसकी वजह से हो रही है, ठीक है। जितने परसेंट होगी डेफिनेटली वो उतने कम होगी, 95% उतना ज़्यादा स्प्रेडनेस आएगी, 99 में और ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अबाउट 68% ऑफ द एरिया अंडर द कर्व आर बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। तो यहाँ पे देखिए -1 सिग्मा की बात हो रही है, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ द एरिया अंडर द कर्व आर बिटवीन
mu minus 2 sigma and mu plus 2 sigma. About 99.7% of the area under the curve are between mu minus 3 sigma and mu plus 3 sigma. तो यहाँ पे आप इस तरह देखें, ये देख लें, लेकिन मैं आपको ग्राफ के ज़रिए समझाती हूँ. अब यहाँ पे ये हमारे पास कर्व है, बेल शेप. तो ये हमारे पास देख लें आप. अब यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश किया है मुख्तलिफ़ कलर्स से. अब सबसे पहले ये हमारा मीन है, ठीक है, जो कि 0 है. ये सेंटर में जो लाइन है, इधर का एरिया और इधर का एरिया वो इक्वल है. अब यहाँ पे हम किस तरह से जो है वो एरिया जो हम ये देख रहे हैं कि कितना % एरिया कवर हो रहा है, ठीक है. तो ये देखें -1 सिग्मा और -1 सिग्मा, ठीक है. यहाँ से ये जो येलो वाला है, ये इतना एरिया कितना है, 68.226, अबाउट 68% हम कह रहे थे ना वहाँ पे. तो अबाउट राउंड ऑफ कर दे, जो भी है 68% बन सकते, तो 68.26%. तो ये एरिया जो है हमारे पास, ठीक है. ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम कुछ इस तरह करते हैं, 68.26%. तो इसको अगर हाफ़ में करें तो ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक के एरिया स्टूडेंट कितने 68.26% है. तो 34 ये इसकी स्प्रेडनेस बता रहा है ना, ठीक है. 34.13% और 30, ये इसको अगर प्लस कर तो ये 68.26% बन जाता है, ठीक है. इसको मैंने डिवीजन में किया क्योंकि ये एरिया और ये एरिया. अब 95.45, अबाउट 95, ठीक है. तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आप इसको कह सकते हैं अबाउट 95. तो इतना एरिया ये कवर कर रहा है. कितना एरिया, कितना कर्व, कितना 95 का अगर हम लेते हैं तो ये एरिया यहाँ से लेके, और ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ठीक है. ये यहाँ से लेके इसका प्रैक्टिस कर लें आप, गूगल से भी सर्च करके ठीक से प्रैक्टिस कर सकती हैं. ये भी ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकती हैं. अब ये कौन सा है, -2 सिग्मा और +2 सिग्मा, क्योंकि एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है. तो यहाँ पे ये एरिया कितना है, यहाँ से इसकी स्प्रेडनेस चेक करें. ये देखें येलो एरिया से ये बड़ा हो गया ना एरिया, ये बीच में इतना एरिया ये 95.45% एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल कर्व का. तो ये अब यहाँ पे हम थर्ड समझते हैं 99 अभी मैंने इसके साथ ये लिखा है, ठीक है. और मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है उसी कलर से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस एरिया की परसेंटेज है और ये इस एरिया की परसेंटेज है. अब ब्लू को देखते हैं. तो ब्लू और ज़्यादा स्प्रेडनेस आ गई है, 99. जितना परसेंटेज ज़्यादा हो रही है तो उतनी स्प्रेडनेस भी आ रही है ना. तो यहाँ पे हमारे पास देखें +3 सिग्मा पॉजिटिव साइड से और -3 सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात हो रही. इतना सी स्टैंडर्ड डिवीएशन कंसिडर हो रहा है, ठीक है, म्यू के साथ. अब ये देखें, ये ब्लू लाइन, ये इतना एरिया, ठीक है. तो अब आपको आई होप सो कि ये समझ आ चुका होगा. ये इस तरह ये ज़्यादा इजी है, आप इस तरह इसको कर लें. और अब ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं. अभी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं. कैलकुलेशन ऑफ मेजरिंग एरियाज़, ठीक है, अंडर द एरिया टेबल. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास हम एरिया को कैसे मेजर करते हैं एरिया टेबल को यूज़ करते हुए, ठीक है. तो ये हमारे पास एरिया टेबल है. सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देती हूँ. ये आपके पास एरिया टेबल, आप इसको गूगल से सर्च कर सकती हैं, आप उसका प्रिंट आउट ले लें, ठीक है. ये एरियाज़ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से भी आप देखें इसकी स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू अ पिक ऑफ दिस. ये सारे ये हमारे पास इसका देखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी यहाँ से इसको कैसे देखा जाता है, ठीक है, बहुत इजी है. अब कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करते हैं कि हमने पहले भी कहा था ये कंटिन्यूस है. देखिए यहाँ पे ये रेंज के फॉर्म में, इस तरह ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता. अब कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम सिर्फ जिसमें एरिया फाइंड आउट करेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि हम उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यूज़ गिवन है. अब हम ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको
इस तरह समझेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इफ़ एक्स इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू इक्वल टू 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल टू 2। अगर फॉर एग्जांपल अब ये डेटा मैंने कंसिडर किया है, वैसे ये कि हमारे पास डेफिनेटली कोई डेटा है तो उससे हम मीन फाइंड करते हैं, सिग्मा फाइंड करते हैं, या आप कोई ऐसा डेटा ले लें जहाँ पे मीन और सिग्मा फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। बुक से आप ऐसा ले लें तो जहाँ पे आप मीन है वहाँ पे आपके पास उसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी होगा, वहीं से फाइंड आउट कर ले तो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आता है। अदरवाइज़ अगर आप खुद से मीन लेते हैं और फिर आप स्टैंडर्ड डिवीजन खुद से ले सकते तो आपके पास समटाइम ऐसा रिज़ल्ट आ जाता है कि आपको वो टेबल से वैल्यू नहीं मिल सकती है, वो प्रोबेबिलिटी का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जिस डेटा से आपने मीन लिया तो उसी डेटा से स्टैंडर्ड डिवीजन भी आएगा तो वो फिर रिज़ल्ट ठीक देता है, उसमें एरर नहीं होता, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसका भी मैं आपको बता सकती हूँ आगे जाकर, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 20 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 35, ठीक है। और एंड दूसरे कंडीशन के एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 27, ठीक है। सोल्यूशन गिवन दैट, हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 20 और 35 के दरमियान में, ठीक है। अब गिवन दैट एक्स हमारे पास क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर विद हमारे पास दो पैरामीटर थे, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। लेकिन सम टाइम होता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पे तो ये हमारे पास इसकी जम्पशन है ना, तो यहाँ पे वेरिएंस आएगा। तो हमें जब स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होता है तो फिर हम इसके रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ कि हमारे यहाँ पे देखिए म्यू क्या 30 है और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे 4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिग्मा मेरे पास क्या है 2 है। जब सिग्मा 2 है तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाह रही हूँ तो डेफिनेटली सिग्मा 2 है, तो फिर सिग्मा स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो फिर 4 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं कि ये वैल्यू ये दी गई हुई और यहाँ पे कैसे डबल होगी है, जो भी हो गया, ठीक है। ये इस तरह से होता है क्योंकि हमारे पास इसके जो वो है एजम्पशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी पैरामीटर के लिहाज से, वो इस तरह होता है म्यू एंड वेरियंस, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ वैल्यूज़ हम इसका कोई भी वो नहीं था क्योंकि वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों से, स्टैंडर्ड डिवीजन की वेरिएंस की भी। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 35 एज वी नो दैट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम डेफिनेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, जी के एरिया के लिहाज से ना, कि हम एरिया टेबल से जो x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो जी का है वो डेफिनेटली चेंज भी होता जाएगा आगे फार्मूले अकॉर्डिंग टू जो है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के लिहाज से। यहाँ पे अब हम तो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटीज़ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, हमें और मज़ीद कोई चीज़ नहीं चाहिए। x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x1 क्या है 20, x1 20, x2 क्या 35, म्यू आपको गिवन है, देख लें ऊपर, म्यू इज़ इक्वल टू 30 एंड सिग्मा 2 है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे हम पुट आउट कर लेते हैं 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, 20 माइनस 30 माइनस 10। अब ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है तो आप कैलकुलेटर से खुद कर लें, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती स्टूडेंट्स तो आप मुझे बता दें, तो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन मैं बार बार इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकती। 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी इज़ इक्वल टू -5। नाउ एट एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था 20, जब x की वैल्यू 20 थी, x1 की बात हो रही है ना, यहाँ पे देखें, तो हमारे पास -5 आ गया। अब यहाँ पे देखें, जब हमारे पास अगर आपने ठीक से मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू नहीं ली, खुद से इमेजिन कर लिया है, तो आपको सम टाइम तो नहीं पता चलता क्योंकि डेटा से जो वैल्यू जनरेट होती है, मीन आता है, फिर उसी डेटा से स्टैंडर्ड डिवीजन आता है, तो यहाँ पे फिर आपके पास जो जी का वेरिएबल है, जी की वैल्यू भी ठीक आएगी, ठीक है। अब अगर आप खुद से इमेजिन करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा आपने सिग्मा की क्या लेनी है, तो उसमें आपको ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर आपके पास वो वैल्यू नॉर्मल कर्व टेबल में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -5 आ गया, -5 आया है, तो अब हम आगे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो अब आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम सबसे पहले x2 को भी x2 के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं जी वेरिएबल। x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, x2 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, जी इज इक्वल टू 5/2, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है 2.5 हेयर।
एट x2, यहाँ पे जब हमारे पास क्या था, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या था x2, तो जब वैल्यू क्या थी 35। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं नाउ। अब मेन चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझ आनी चाहिए, ये बहुत ईजी है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी 20 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 35, आपने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया है, ठीक है। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z के फार्मूले, z का वेरिएबल यूज़ करते हो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की है। तो अब देखें यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 से कौन सी वैल्यू आई थी -5, z। यहाँ पे मैं फिर दिखा देती हूँ, जब 20 पुट किया x1 की वैल्यू तो -5 आई z की वैल्यू, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे x2 35 पुट किया तो 2.5 आप ये देख चुके होंगे आप। तो -20 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -5, और x पहले आपके पास क्या था x, तो अब यहाँ पे ये z में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे z स्केल आ जाएगा 2 अब 35 की वैल्यू पुट करने से x2 की क्या आई थी 2, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे ये z की वैल्यू है 2.5 आ गई। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी यूँ चेंज करनी है, यहाँ पे आप p का सिंबल लिख दो, सॉरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब एक और चीज़, अब यहाँ पे जो आपने एरिया फाइंड करना है ना नॉर्मल कर्व में 20, यानी कि यहाँ से ये 20 से 35 में x स्केल पे आप लिखेंगे और z स्केल में -5 से 2.5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले, ये -5 2.5 ये नॉर्मल कर्व हमने बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये 0 है। अब थोड़ा सा मुझसे हो सकता है कि इतना ठीक से ना बने, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये हमारे पास सेंटर में मीन है और 2.5 देखिए पॉजिटिव है। अब नंबर लाइन आपको मैथ्स में आनी चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेटली ये सारी स्टैट मैथ्स की कैलकुलेशन पे बेस करती है, मैथ्स के रूल्स और एजम्पशन और फार्मूलों पे। तो आपको ये मैथ्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मैथ्स में प्रॉब्लम है या मैथ्स का, तो आप मुझे कह सकते हैं, आप मुझे टॉपिक सेंड कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर सकती हूँ मैथमेटिक्स की, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए अगर मैथ्स में आपको कोई चीज़ नहीं आ रही। अब ये 2.5 है, यहाँ पे इतना एरिया क्या है 2.5, और ये देखें यहाँ पे -5 है, तो वहाँ -5 है, तो -5 इस साइड पे तो नहीं आ सकता ना, वो इस साइड पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, हमने मतलब ख़ुद से एक पॉइंट ले लिए, ये -5 है, ये मैंने इसको रेड लाइन शो कर दिया। अब यहाँ पे जो एरिया है -5 से 2.5 तक एरिया मैंने शेडेड कर दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के एरिया की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेंटर में 0 है। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखें 0 2.5 से लेस है ना, आप कह सकती हैं ना कि 0 जो है यहाँ से यहाँ पे देखें। अब ये वाला में ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली ब्लू लाइन, तो इस बात का मतलब ये है कि ये -5 और 2.5 तक का एरिया हम फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनको दो एरियाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, एक 0 से 2.5 और एक 0 से -5। तो अब हम जब इनको दो एरियाज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है 2.5 से लेस है, ठीक है। और हमारे पास ये दूसरा हमारे पास क्या है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ -5 जो है वो किस से लेस है, 0 से लेस है, ठीक है। -5 0 से लेस है। अब इनको इस तरह करेंगे। अब ये नेगेटिव साइड को तो हमेशा आपने यूँ लिखना होगा ना, -5 तो आपके पास -6 होता, -7 होता, -2 होता, उसको आप यूँ ही करती कि -2 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो -5 हमारे पास क्या लेस दैन z लेस दैन 0, तो -5 का 0 से लेस है ना, लेस है ना, ठीक है। नंबर लाइन जो सेंटर में 0, तो 0 नंबर लाइन आपको मैथ्स का वो बार बार बता रही हूँ कि 0 से उस तरफ वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है और 0 से इस तरफ वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो -5 लेस दैन z लेस दैन 0, एंड हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है प्लस, क्योंकि ये वाला देखें, ये वाला पूरा एरिया फाइंड करना है ना, दो एरियाज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया प्लस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें चाहिए। तो फिर ये इसमें हम सेंटर में प्लस का साइन आएगा, इस चीज़ को आप समझें। अच्छा, -5 लेस दैन इक्वल टू z लेस दैन इक्वल टू 0, और फिर 0 जो है 2.5, तो यहाँ पे देखें हम कह रहे हैं कि 0 इज़ लेस दैन z लेस दैन 2.5, यानी कि 0 किससे, ये इसका वो फॉर्मेट याद रखें कि 0 किससे लेस है 2.5 से। देखें
2.5 ग्रेटर है ना, तो 0 लेस है ना, और यहाँ पे -5 0 से लेस हो गया। तो 0 से 2.5 का एक एरिया फाइंड करेंगी एरिया टेबल से, और 0 से लेके -5 तक का एरिया आप फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने आपको डिस्टिंग्विश कर दिया। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे इनके एरियाज़ को, तो आपके पास टोटल एरिया -5 से 2.5 का एरिया आ जाएगा। देखिए ये जी स्केल है और ये हमारे पास एक्स स्केल है। 2.5 जो आया था, ठीक है, वो जी की वैल्यू थी, -5 भी जी की वैल्यू थी, और एक्स पे ये देखें यहाँ पे हमारे पास म्यू है 30 और यहाँ पे 20, -5 पुट किया तो 5 आया, और ये इस तरह। अब यहाँ पे आप देख लें हमारे पास, अब आप यहाँ पे एक और चीज़ भी कह सकती हैं कि अब डायरेक्ट आप कह सकती हैं -5 लेस दैन इक्वल टू जी लेस दैन इक्वल टू 0। -5 जो है वो 0 से लेस है, तो इसको अब नेगेटिव को हमने ख़त्म करना है। अब नेगेटिव को हम इसलिए, अब नेगेटिव भी हम नॉर्मल क्योंकि हमारे पास जो अभी मैंने नॉर्मल कर्व बताया था उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, और लेकिन ऐसे भी एरिया टेबल्स आपको गूगल से मिल जाएंगे जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन आप उस झंझट में मत पड़े। आप जो है सिंपली देखें, सिंपली ये वाला एरिया टेबल यूज़ करें। तो इसको हम जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू कुछ इस पोजीशन में, कुछ इस शेप में आती हो, ठीक है, इस फॉर्म में, तो आपने क्या करना है कि देख लें कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हो सकती है ना, -5, तो वो अब आप कहते हैं कि -5 जो 0 से लेस है, 0 से लेस है, तो आप कह सकती हैं कि 0, फिर आप यहाँ से नेगेटिव ख़त्म करके आप कह सकते हो कि 0 जो है वो 5 से लेस है। 0 किससे? 5 से लेस है। अगर यहाँ पे 25 था, -25, तो आप कह सकते हो कि 0 25 से लेस है, ठीक है। ये चेंज कर देते हो, क्योंकि इस चीज़ का ये क्या मकसद है, क्योंकि देखिए अगर -5 नंबर लाइन आपको मैथ्स में पता होनी चाहिए कि अगर -5 इस साइड पे है तो वो 5 + 5 इस साइड पे भी होगा। तो जब आप ये कहते हो, देखें यहाँ पे मैं आपको ये वाली बात समझाती हूँ, ये वाली बात, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ये आपके पास क्या नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पे क्या -1, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है -5 है, ठीक है। सेंटर में आप डॉट्स डाल दें, और यहाँ पे क्या है 1 + 1 है, और यहाँ पे डॉट, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज़ इधर 5, ये इसकी बात हो रही है ना, ये 3 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आपने क्या कहा है कि देखें -5 इस 0 से, ये इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, -5 इस 0 से क्या है, लेस है। -5 इज़ लेस दैन 0, बट 0 इज़ लेस दैन 5। अब एरिया टेबल में अब एक बात है, आप ये साइड लेती हैं या ये साइड कंसिडर करती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह करती हैं, तो एरिया टेबल की जो एरिया टेबल आप देखेंगी, एरिया टेबल से जो वैल्यू देखेंगी 5 के लिए, वो यहाँ पे भी सेम होगी, वो यहाँ पे भी सेम होगी। ये हमेशा याद रखना है आपने स्टूडेंट का। 1 की जो वैल्यू है वो इधर जो होगी उस साइड पे +1 की भी वही होगी, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे एरिया टेबल की वैल्यू को वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपने -5 देखें, यहाँ पे देखें -5 0 से लेस है, तो लेस है ना, जितनी वैल्यूज़ आगे जाती जाएंगी वो 0 से छोटी होती जाएंगी। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 0 5 से लेस है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप जब भी आपके पास इस तरह का आता है फॉर्म, तो आपने सबसे पहले नेगेटिव साइड को यूँ इस तरह करना है। आप यहाँ पे जब तक आप कर्व बना के नहीं करेंगे आपको इतनी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप इस कर्व को गौर से समझें, और यहाँ पे आप ये उसी तरह रहेगी, 0 2.5 से, ये वाला एरिया उसी तरह रहेगा, 0 2.5 से लेस है, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया हम फाइंड करते हैं। फाइंड तो हमने मेन चीज़ एरिया ये फाइंड करना है, लेकिन अब हमारे पास हमने ये वाला क्यों लिया है, यानी कि 0 से 5 तक। अब यहाँ पे मैंने 5 ट्रेस नहीं किया ना, 5 यानी लिखा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ जाएं। यहाँ पे चले मैंने लिख दिया, ठीक है, 0 से 5 तक। ये एरिया अगर हम फाइंड कर लेते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास एरिया टेबल में नहीं है, इसलिए हमने इसको इस चीज़ में कन्वर्ट किया है। तो अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लेती हूँ ना 0 से 5 तक का, ठीक है, तो 0 से 5 तक का एरिया फाइंड करती हूँ, तो उसकी वही वाली वैल्यू यहाँ -5 से 0 तक भी ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यूजिंग एरिया टेबल। अब स्टूडेंट्स यूजिंग एरिया टेबल, तो यहाँ पे देखें ये एरिया टेबल की वैल्यू आ गई, ये 0 से 5 तक की आई है और ये 0 से 2.5 की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ कैसे आई, और इन दोनों को हमने आखिर में प्लस कर दिया। बहुत ईजी है, अभी तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं जब बताऊँगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा।
अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से फॉर प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन 5। देख इसके लिए हमने ये वाली वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू हम इसके लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे 0 को तो हम छेड़ते नहीं, हमने 5 को लेना है। तो 5 टेक 5, ठीक है, 5.0 के इक्वल ले सकते हैं ना। अगर आप 5 को 0.5 लेंगे तो वो तो चेंज हो जाएगा, वो ज़ीरो की रेंज में हो जाएगा। अगर आप 5 अक्सर 1 को 1.0 भी लिखते हैं, 2 को 2.0 भी, 3 को 3.0 भी, तो उस पर पॉइंट के बाद जो ज़ीरो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर 5 को आप 5.0 लिख लें। अब हम क्या करते हैं, हमने ऐसी दो ऐसी वैल्यू करनी है, प्लस आउट करनी है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास दोबारा से 5.0 आ जाए। अब 5.0 को अगर हम 0.0 में प्लस करें तो देखिए 5.0 आ रहा है ना, दोबारा से आ जाता है। अब ये जो 5.0 इसको रो वाइज हम देखेंगे और 0.0 को हम कॉलम, पहली वैल्यू को हमेशा रो वाइज देखना है और 0.0 को कॉलम वाइज देखना है। अब देखिए मैं आपको एरिया टेबल बताती हूँ। हमने क्या कहा था, 5.0 को रो वाइज देखना है। तो ये हमारे पास ये देखिए ये एरिया टेबल है, ये एरियाज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस तरह का टेबल देखिए जी, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना। ये देखिए जी की यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास -5 था, तो इसलिए हमने उसको दूसरी प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव साइड वाली प्रोबेबिलिटी में चेंज किया था, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान। अब ये देखिए ऊपर ये इस तरह की वैल्यूज़ होगी आपके पास। अब स्टूडेंट्स 5.0 है ना, तो उसको ये रो वाइज आपने यूँ देखना है और कॉलम वाइज 0.0, ठीक है। 3 फिगर्स हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो आपकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप आइए आते हैं नीचे आते हैं 5. ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.49957, ठीक है। ये आप देख लीजिए आपके पास वैल्यूज़ है और इसके बाद ये वैल्यूज़ आगे आपको मिलेंगी भी नहीं, ठीक है। 5 के बाद मोस्टली आपके पास जो जी की वैल्यू हैं वो 5 या 5 से लेस ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये स्टूडेंट अब 5.0 को मैंने बताया रो वाइज और कॉलम वाइज देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, देखें 0.4999 प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0। अब हम ये एरिया फाइंड करेंगे, 0 से 2.5 का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 0 से 2.5 का एरिया, अब हम ये वाली प्रोबेबिलिटी लेते हैं 0 से 2.5 की। तो यहाँ पे हम 0 को तो नहीं ले सकते क्योंकि वो रो वाइज और कॉलम वाइज 0 तो नहीं है, ठीक है। हम 2.5 को लेंगे, तो 2.5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2.50, क्योंकि 5 के साथ सम टाइम हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़े तो 0। अब हम इसको 2 इस तरह की वैल्यू में चेंज करेंगे, प्लस करने से ये दोबारा से यही वैल्यू आ जाए 2.50। अब देखिए पहली 2 वैल्यू को आप उसी तरह रहने दें, छेड़े नहीं, ताकि वो आपके पास रो वाइज जो कॉलम है रो वाइज में आपको मिल जाए, ठीक है। अब 2.5 उसी तरह होगा, 2 वैल्यूज़ आपको चाहिए ना, 2.5 उसी तरह होगा और लास्ट में आपको 3 वैल्यू भी चाहिए हो सकती है ना, ठीक है। अगर आपके पास 2 भी हो तो इट्स ओके, कोई देखें यहाँ पे देखें सारी 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए पहले आपने 2 वैल्यूज़ लेनी होगी, ठीक है। और ऊपर आप में देखें ये जो कॉलम में है ये तो रो वाइज यूँ चलती है ना, ये कॉलम में चलेंगी, तो ये देखें 3 है, ठीक है। आपने इसको खुद कन्वर्ट करना होता है, तो ये बहुत आसान है, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 2.5 और 2.50 इस तरह हम कर सकते हैं। अब 2.5 को हम क्या कर सकते हैं 0.00 में प्लस कर सकते हैं। तो जब ये प्लस हुआ तो देखिए हमारे पास ये 2.50 दोबारा से आ गया। ऐसा इस तरह से हमने प्लस करना है कि ये दोबारा से। अब 2.5 को हम रो वाइज देखेंगे और 0.0 को हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो देखते हैं हम 2.5 को, ये बात याद रखें, 2.5 को रो वाइज, 0.0 को कॉलम वाइज। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जी की वैल्यू जो आई थी कहाँ पे 2.5 ये, ठीक है, 2.5 है, ठीक है। और अब 0.0 में कॉलम वाइज देखते हैं, 2.5 के सामने आए ये आपके पास क्या आ गया 0.4938, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास क्या 0.4938। तो अब दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। इसकी प्रोबेबिलिटी 20 से 35 की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी थी, यानी कि इस एरिया की इतनी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। अब आपको समझ आ गई होगी।
यहाँ से यानी कि 20 से 35 तक जो एरिया है ये, यानी कि -5 से 2.5 तक जो जी का एरिया है वो 0.9938 है। ये सारा आ गया आपके पास, ठीक है, शेडेड एरिया।